जय हिंद दोस्तों। CISF LDC ASI का जो एग्ज़ाम 2019 वाला री एग्ज़ाम होना है, मोस्ट प्रोबेबली देखो अगस्त में वो हो जाए। ठीक है ना। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 2012 से 2020 तक जो एंटोनिम्स आए हैं ना, उनको हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कितना रिपीट होता है, लेवल क्या रखते हैं वो लोग। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। ऐसे ही सब्सिक्वेंट आप जो है आपके पेन ड्राइव में इसमें तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। आपके पेन ड्राइव कोर्स में आपका पूरा जो है डिस्कशन है, आप वहाँ से देखें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ डिस्कस है, उतना यदि कर लो तो काफ़ी है। ठीक है। तो चलो अभी फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग एंटोनिम्स को डिस्कस करते हैं, और जो अभी री एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप 100% ना एक सिनोनिम रॉन्ग होगा ना एंटोनिम रॉन्ग होगा यदि आप इतने को पूरा कर लोगे। चलो, आपके पेन ड्राइव में पूरा है ऑलरेडी ये चीज़ें। ठीक है, आप उसको कंप्लीट करो। जिनके पास पेन ड्राइव नहीं है देखते हैं अभी। तो हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अभी इसमें मैंने लिया है एग्ज़ाम 2019 में। 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था। ठीक है ना, फरवरी 2020 में, जो कि फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। उसमें जो एनालिसिस एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले, और फिर हम 2018-17 सारा करेंगे। देखो, उसमें फर्स्ट आया था कमीशन्ड। कमीशन्ड, देखो कमीशन्ड का क्या मीनिंग है। ये वर्ड किससे बना है? कमीशन से। कमीशन, कमीशन, कमीशन एक तरह का क्या होता है? कमीशन एक एक तरह का, आप कहोगे तो एक अथॉरिटी है जो किसी चीज को स्टार्ट करवाता है। ठीक है ना। तो इसमें कमीशन्ड का मीनिंग होता है क्या? टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन, इनटू वर्किंग कंडीशन। ठीक है ना, वर्किंग कंडीशन, कंडीशन। वैसे कमीशन्ड से ही वर्ड है कमीशन, है ना। कमीशन, देखो कमीशन का और भी मीनिंग है। क्या कमीशन का एक मीनिंग है? अपॉइंट करना, अपॉइंट, है ना, अपॉइंट करना। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि वी आर प्लानिंग टू, जूरी इज प्लानिंग टू कमीशन अ डेप्यूटी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या कहा, देखो एग्जाम्पल कहा मैंने, प्लान्स टू कमीशन, कमीशन अ डेप्यूटी, a deputy to investigate the matter, to investigate the matter। ठीक है, एक कमीशन का मीनिंग ये भी है। कमीशन का एक मीनिंग और है, वो क्या है? वो है किसी को ऑफिशियली कोई लीगल पावर देना, टू गिव लीगल पावर, टू गिव लीगल पावर टू समवन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। किसी को जब पावर दिया जाता है उसे भी कहते हैं कि कमीशन किया गया है ना। जैसे ही वॉज कमीशनड, ही वॉज कमीशनड, ही वॉज कमीशनड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ठीक है ना। तो लीगल पावर देना, अपॉइंट दे करना। ठीक है, ये भी कमीशन का मीनिंग होता है। कमीशन का मीनिंग है टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन। और किसके द्वारा? किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा, है ना, बाई सम अथॉरिटी। ऐसे नहीं कोई भी कर सकता है कमीशन, नहीं। जब भी कमीशन, इसका मतलब किसी अथॉरिटी, अथॉरिटी पावर ने इसको कमीशन किया है। ठीक है ना, इसको स्टार्ट करवाया है। देखो, स्टार्ट का क्या मीनिंग है? सिंपली टू स्टार्ट समथिंग और बिगिन समथिंग, बिगिन, है ना। और क्लोज का मीनिंग तो होता है आपका विच इज नॉट ओपन, जो खुला हुआ नहीं हो, नॉट ओपन्ड। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। फिनिश्ड का क्या मीनिंग होता है? टू
एंड समथिंग, है ना, और टू कंप्लीट समथिंग, टू एंड और कंप्लीट, कंप्लीटेड, फिनिश्ड है तो कंप्लीटेड। अच्छा, टर्मिनेटेड का क्या मीनिंग है? देखो अगेन, टर्मिनेट कौन कर सकता है? टर्मिनेशन जब वर्ड आता है तो फिर इसमें आ जाता है अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी। टर्मिनेटेड मीन्स टू ब्रिंग इनटू एंड, ब्रिंग, ब्रिंग टू एंड। लेकिन कौन करेगा इसको? समवन हु हैव द अथॉरिटी, ठीक है ना, समवन हु हैज द अथॉरिटी टू टर्मिनेट। अब देखो, अब बहुत लोगों ने क्या किया होगा, स्टूडेंट्स ने कमीशन को क्या आंसर लगा दिया होगा? फिनिश्ड, जबकि कमीशन का आंसर क्या होगा? टर्मिनेटेड। समझ गए इस बात को? एक्चुअली देखो, स्टार्ट का जो अपोजिट होगा वो फिनिश हो सकता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन कमीशन का फिनिश नहीं हो सकता है। क्यों? कमीशन कोई अथॉरिटी करती है, कोई ऑफिशियल बॉडी करती है, वैसे ही टर्मिनेट भी कोई ऑफिशियल बॉडी करती है, कोई अथॉरिटी करती है, इसलिए कमीशन का आंसर जो है वो टर्मिनेटेड होगा, कमीशन का। ठीक है, इतना हमें एनालिसिस करना पड़ता है टिक लगाने से पहले। ये नहीं देखा कमीशन फिनिश, आपने फट से जो है वो टिक लगा दिया, नहीं। आप अभी देखो जो 2018 और 19 में क्वेश्चंस आए, इसमें क्या है ना, आपको लगेगा कि यार वर्ड तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें ना आपको एनालिसिस बहुत करना पड़ेगा। अब यदि ढंग से एनालिसिस करके आंसर नहीं दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, श्योर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना क्लोज आंसर दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने फिनिश लगाया था आंसर। जब मैंने क्वेश्चन पेपर आया था मेरे पास, बहुत लोगों का क्वेश्चन पेपर देखा था मैंने, तो उन सब ने, बहुत लोगों ने फिनिश लगा रखा था, जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस का क्या मीनिंग है? सो इनॉर्मस का मीनिंग है विच इज वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और आप इसे ये भी कह सकते हैं ह्यूज, बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। सॉफ्ट का क्या मीनिंग होता है? सॉफ्ट का मीनिंग तो होता है कि जो बहुत ही या तो प्यारा हो या बहुत ही मुलायम हो। एवरेज, एवरेज का मीनिंग होता है औसतन, है ना। जैसे एवरेज हाइट का है, मतलब ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा कम, है ना, औसतन, औसत। जैसे कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है या कोई बहुत ही कम, कोई बहुत ही वीक है, तो बीच वाला क्या होगा? एवरेज, है ना। टाइनी का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जैसे कि एटम, परमाणु होता है, ठीक है। और वीक का मतलब कमजोर, जो बहुत ही कमजोर हो, कमजोर, कमजोर। अब वो स्ट्रेंथ वाइज भी हो सकता है, स्ट्रेंथ, पावर, या फिर उसके मेंटल पावर से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि मेंटली वो वीक है या स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखो, एनॉर्मस का मीनिंग जो है वो वेरी लार्ज है। हमें चुनना क्या है? अपोजिट, ठीक है, एंटोनिम चुनना है, तो क्या हो जाएगा? टाइनी, जो कि बहुत ही छोटा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मॉर्टल, मॉर्टल। देखो, मॉर्टल का मीनिंग ये होता है लिविंग ह्यूमन बीइंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग या कोई भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ह्यूमन बीइंग ले रहा हूं, लिविंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ, मतलब जिसका डेथ भी होना है, वो अभी जिंदा है लेकिन उसका डेथ भी होना है फ्यूचर में, सब्जेक्टेड टू डेथ, समझे। अब आते हैं हम अपने वर्ड्स पे। डिवाइन, डिवाइन का क्या मीनिंग होता है? रिलेटेड टू गॉड और लाइक अ गॉड, लाइक गॉड, लाइक गॉड, गॉड के जैसा, या तो भगवान से रिलेटेड या भगवान के जैसा। जैसे हम कहते हैं डिवाइन फ्लूट प्लेयर, है ना, मतलब वो भगवान की तरह बजाता है फ्लूट, ठीक है। इमोर्टल, इमोर्टल का मीनिंग है जिसका डेथ नहीं हो सकता, है ना। लिविंग फॉर एवर, लिविंग फॉर एवर, कैसे? लाइफ, लाइफ वाइज, है ना। नो डेथ, जिसका डेथ ना हो, नो डेथ, मृत्यु होगी नहीं, इमॉर्टल। स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल मीन्स रिलेटेड टू सोल, आत्मा से जो चीजें रिलेटेड है तो वो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल है, ठीक है।
देखो इटर्नल जो है ना, एक वर्ड ये कंफ्यूज कर सकता है। इटर्नल का क्या मीनिंग होता है? इसका भी मीनिंग होता है जो चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। इसका भी सिनोनिम हो सकता है कि जिसका डेथ नहीं होता है। लेकिन इटर्नल एक्चुअली में जो ऐसी चीजों को हम कहते हैं जो चलता ही जाए, एवर लास्टिंग, जो कभी एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, जो हमेशा चलता जाता है, ठीक है ना। लेकिन इटर्नल हम में मृत्यु, इसमें डेथ एसोसिएटेड नहीं है ना। एक्चुअली ये जब भी हम किसी को इटर्नल कहते हैं तो हम उसको एडमायर कर रहे होते हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारा जो स्कूल ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो इटर्नल है, वो कभी फटता ही नहीं है, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मधुबाला वॉज द इटर्नल ब्यूटीफुल, मतलब जिसकी ब्यूटी कभी खत्म ही नहीं हो, चलता ही जाए, चलता ही जाए। लेकिन इटर्नल में डेथ एसोसिएटेड नहीं है, तो मोर्टल का इटर्नल तो कभी नहीं हो सकता। और ये इजी भी आप सबने सुना, मोर्टल का इमोर्टल ही होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें तो जिसको भी थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में जिसको एंटोनिम का सूझबूझ होगा तो उसने ये क्वेश्चन सही किया होगा। चलो एरोगेंट पे आओ। एरोगेंट का क्या मीनिंग है? घमंडी, घमंडी, हिंदी में तो इसका मीनिंग है घमंडी, जो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता हो या ऐसा बिहेव करे कि वो ही सुपीरियर है और सब उससे इंफीरियर है, सब उससे लो ग्रेडेड के हैं। समझ गए? इंग्लिश में इसको हम ऐसे कहेंगे, हैविंग और रिवीलिंग, हैविंग और रिवीलिंग, रिवील मतलब बताना, रिवीलिंग, हैविंग और रिवीलिंग एंड एग्जैजरेटेड। देखो एग्जैजरेटेड वर्ड बहुत ही अच्छा है, हमेशा आता रहता है सिनोनिम एंटोनिम्स में। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहना। एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, जो अपने को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, उसको लगता है कि मैं सुपीरियर हूं, दैट पर्सन इज एरोगेंट, घमंडी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो हम्बल का क्या मीनिंग होता है? जो बिल्कुल भी अपने को एग्जैजरेट नहीं करता है, जैसा है वैसा बिहेव करता है, बहुत ही मॉडेस्ट है ना, तो वो हम्बल है। हम्बल मतलब जो जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ, सबका रिस्पेक्ट करता है, दैट पर्सन कैन बी, वी कैन से देम दे आर हम्बल, ठीक है। कवर्डली का क्या मीनिंग है? डरपोक, डरपोक एडवर्ब है, कवर्डली, डरपोक, ठीक है। ईगोटिस्टिक का क्या मीनिंग है? देखो ईगो का मीनिंग अगेन आई जहां पे आ जाता है, मैस वर्ड वो घमंड के लिए होता है, तो ईगोटिस्टिक भी घमंडी है। लेकिन ये कैसा घमंडी है? एक्चुअली ये कुछ भी, जब ईगोटिस्टिक बिहेवियर होता है किसी का, तो हमेशा हर चीज में अपना बेनिफिट खोजता है। जब उससे आप कहोगे कि भैया ये काम कर लो, तो वो आपको कहेगा व्हाट इज माई बेनिफिट। हमेशा वो अपनी बेनिफिट्स खोजता है, बेनिफिट सीकिंग पर्सन, बेनिफिट सीकिंग, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, दैट इज ईगोस्टिक बिहेवियर। जब कोई ऐसा कहे कि मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या लाभ है, तो दैट इज द ईगोटिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। जेंटलमैनली, देखो ये वर्ड जो है ना, आपको ऐसा लगेगा जेंटलमैनली का मीनिंग कि जो बड़ा ऑफिशियल टाइप का ये वर्ड लगेगा आपको। जेंटलमैनली का क्या मीनिंग है? टू डू समथिंग इन अ chivalrous और courteous way, और courteous, chivalrous, courteous और honorable way, honorable, ठीक है ना। देखो जेंटलमैनली का मीनिंग सिवैलरस। अब सिवैलरस का मीनिंग क्या है भाई? कर्टियस का मीनिंग क्या है? देखो सिवैलरस का मीनिंग है ऐसे लोग जो फीमेल की तरफ, विमेन की तरफ जो है ना बहुत ही तरीके से जो है बिहेव करते हैं, ठीक है ना। दे आर वेरी गैलेंट स्पेशली टुवर्ड वुमेन, है ना,
सिवेलरस का मीनिंग जो विमेन विमेन उसे कोई वुमेन से किसी औरत से बात करनी हो तो वो ऐसे प्रॉपरली और ऐसे प्यार से करेगा, ऑफिशियली करेगा, मतलब उसमें ज़्यादा प्यार भी नहीं होगा, वो ज़्यादा ऑफिशियल भी नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा काइंड भी नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जेंटलमैनली, ठीक है। सिवेलरस का मीनिंग मोर और लेस सिवेलरस ज़्यादा होता है, जेंटलमैनली का मीनिंग मोर और लेस सिवेलरस ज़्यादा होता है। कर्टियस का भी मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो फीमेल के टुवर्ड है, स्पेशली फीमेल को से जब बातें करेगा या कुछ भी, उससे फीमेल से जब इंटरेक्शन होगी तो वो बहुत ही एक तरीके से बात करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, ऑनरेबल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में, ठीक है। तो जेंटलमैनली का मीनिंग ये होता है। वैसे सिवेलरस जो है ना, ये जो वर्ड ओरिजिनेट है सिवेलरस, ये मिलिट्री से ऑनर्ड है, ओरिजिनेटेड है। जैसे मिलिट्री के जो लोग होते थे वो सिवेलरस होते थे, मीन्स वो फीमेल से बहुत काइंड तरीके से, ऑनरेबल तरीके से बात करते थे उनको प्रपोज करने के लिए, समझ गए तुम। तो ये मीनिंग होता है भाई सिवेलरस का और जेंटलमैनली का, ठीक है। सिवेलरस ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है प्रीवियसली एग्जाम में, ठीक है ना। सिवेलरस वैसे मिडीवियल नाइट्स को भी कहते थे, मिडीवल नाइट्स, जो नाइट्स होते थे, नाइट्स मतलब जो सैनिक होते थे, ठीक है। जेंटलमैनली जैसे आप देखते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी में या इसमें डिफेंस में जो भी हैं आपके जो ऑफिसर्स होते हैं उनका बिहेवियर पार्टी में किस तरह का होता है, वो हमेशा वेल ड्रेस्ड होते हैं, है ना, वो उनकी बातें सुनने से ऐसा लगता है कि दे आर वेरी लर्नड पर्सन, सो दैट इज़ द वे ऑफ जेंटलमैनली, ठीक है ना। बट रिलेटेड टू स्पेशली टुवर्ड द फीमेल, मे भी हो सकता है वो मेल की तरफ ऐसा नहीं हो, मेनली फीमेल के लिए हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कभी किसी को प्रपोज करना हो, ठीक है ना, किसी मैन को किसी वुमेन को प्रपोज करना है, तो वो कैसे करेगा किसी गर्ल को प्रपोज। सपोज करो कोई बेवकूफ़ होगा, जाके सीधा बोलेगा आई लव यू, है ना, तो उसे जो जिसको प्रपोज करा उस लेडी को कैसा लगेगा, उस गर्ल को कैसा लगेगा, डिसरिस्पेक्ट जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो उसे सर में एम्बैरसमेंट लगेगा यदि सबके सामने ऐसे कहेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसे बोलता है, जैसे मिलिट्री और इन सब के लोग ऐसे बोलते हैं जनरली, कि वो सीधा आई लव यू नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू एंड आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी इन योर लाइफ। तो इस तरह से इस तरह के बिहेवियर को हम जेंटलमैनली कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एरोगेंट घमंडी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्बल, ठीक है। कवर्डली, इगोइस्टिक और जेंटलमैनली, इसको समझ के रखो, मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया सिवेलरस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्टियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये जेंटलमैनली इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान रखना इसको। और ये ईगोइस्ट, क्योंकि ईगोइस्ट एक होता है और एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट थोड़ा सा अंतर है बस, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट जो बेनिफिट ढूंढता है, ईगोटिस्ट जो अपने बारे में ना टॉक करता है, अपने बारे में बोलेगा, अपनी बखान करेगा, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो वैसा कर दिया, मेरे फैमिली में तो सब ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, जो अपनी बड़ाई करता है, अपनी मुंह मिट्ठू बनता है ना, जो अपनी खूब ज़्यादा बड़ाई करता है दूसरों के सामने एग्जैजरेटेड वे में, तो दैट पर्सन इज ईगोटिस्ट। वो भी घमंडी है। ईगोटिस्ट ईगोइस्ट दोनों घमंडी है, ठीक है ना। लेकिन ईगोटिस्ट में क्या होता है, ईगोटिस्ट जो है वो अपना बेनिफिट ढूंढता, नहीं रुको 2 मिनट, ईगोटिस्ट होता है जो अपने बारे में बड़ाई करता है ना, वन हु इज ब्रैगिंग हिमसेल्फ, ब्रैगिंग कहते हैं, है ना, अपने को बढ़ा चढ़ा के बोलना। और एक होता है ईगोइस्ट, मैंने टेस्ट के साथ कंपैरिजन किया, यहाँ ऐसे ध्यान रखो, यहाँ देखो टी है, और ईगोइस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, टी नहीं है। टी फॉर तुम ऐसे याद रख लो, टॉक, जो अपने बारे में टॉक करता है, अपनी बड़ाई करता है, अपने मुंह से जो है अपनी काफी तारीफ करता है, दैट पर्सन इज ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट का क्या मीनिंग होता है, जो अपना बेनिफिट ढूंढता है, बेनिफिट सीकिंग पर्सन। थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ठीक है।
ये टी पे ध्यान देना बस, देखो बस डिफरेंस इसी का तो है, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट, टी का डिफरेंस है, तो टी से टॉक याद कर लो कि जो अपने बारे में टॉक करता है बहुत ज्यादा, दैट पर्सन इज ईगोटिस्ट, लेकिन घमंडी दोनों है, ठीक है। तो हम एरोगेंट को ईगोटिस्टिक नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये तो सेम मीनिंग हो जाएगा, हमें लगाना है अपोजिट, तो हो जाएगा हम्बल इसका तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्वीटेड, एक्वीट करना, एक्वीट का क्या मीनिंग होता है? एक्वीट वर्ड का मीनिंग है किसी को फ्री करना, है ना, व्हेन ही इज नॉट फाउंड गिल्टी, समझ रहे हो, कोई भी किसी को, जैसे फ्री करना, कोई किसी को फ्री कर रहा है, लेकिन जब एक्विटेड वर्ड है इसका मतलब इसमें कोर्ट है, इसमें अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो एक्विटेड का मीनिंग क्या हो गया? फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस बाय कोर्ट when not found guilty, जब ऐसा पाया गया कि वो गिल्टी नहीं है तो इक्विटेड। लेकिन मेनली इक्विट कौन करेगा? जनरली ये कोर्ट और जज इससे रिलेटेड होता है, ऑफिशियल वर्ड है, ठीक है ना। फ्री करना, फ्री मतलब फ्री कर देना किसी को, जैसे कोई मान लो किसी का दास है तो उसे फ्री कर दिया। बर्डन मीन्स लोडेड, हाईली लोडेड, ओवरलोडेड वर्क जिसके पास है बर्डन। कन्विक्टेड, देखो कन्विक्टेड क्या है? वन हु इज accused who found guilty। कन्विक्टेड कौन, किसको कन्विक्ट किया जाता है? जो गिल्टी मिलता है, फाउंड गिल्टी इन द कोर्ट, फाउंड गिल्टी, वो कन्विक्टेड है। फाउंड गिल्टी और एक्यूज्ड, है ना। लेकिन इसमें भी क्या, कौन एसोसिएट है? कोर्ट है इसमें भी, है ना, ऑफिशियल वर्ड है। ऐसे ही कोई कहीं भी तुम ये नहीं कह दो कि ही इज कन्विक्टेड फॉर डिसरिस्पेक्टिंग मी, नो, कन्विक्टेड है इसका मतलब फिर क्रिमिनल चार्जेज है ना। तो एक्विटेड मीन्स जब फाउंड गिल्टी, जो फाउंड, वन हु इज नॉट फाउंड गिल्टी, और कन्विक्टेड जो गिल्टी मिला है कोर्ट में, तो इसका अपोजिट तो यही हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट का मीनिंग होता है जब आप किसी पे कोई विश्वास करते हो और उसको अपना कुछ काम सौंपते हो कि हाँ ये मेरा काम कर देगा, तो हम कहते हैं आई इंटरेस्टेड इन हिम, आई बिलीव्ड इन हिम, ठीक है ना। तो असाइन, इसका क्या हो जाएगा? असाइन, टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, राइट। बिकॉज, वाई आपने क्यों उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? बिकॉज यू बिलीव इन हिम। बिलीव ऑन नहीं होता है, बहुत लोग यहां गलती करते हैं, ध्यान रखना। बिलीव इन हिम, बिलीव ऑन नहीं होता है। जैसे देखो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये, क्या? बिलीव, आई बिलीव ऑन गॉड, भाई ऑन नहीं होता कभी भी, इन होता है। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन हिम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीनिंग इंटरेस्टेड का। तो एक्विटेड का जो है उल्टा हो गया कन्विक्टेड, फाउंड नॉट फाउंड गिल्टी एक्विटेड, और कन्विक्टेड फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आओ, 2018। अब जो हम एंटोनिम ले रहे हैं ये 2018 का है। अच्छा देखो, साथ में ध्यान रखते देखते जाना, आप देखोगे कि जो वर्ड्स हैं इसमें जो आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, कभी बहुत टाइम क्या करता है, जैसे मान लो इस बार ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कभी क्या कर देगा, अगली क्वेश्चन बना देगा और ब्यूटीफुल को ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन को रिपीट कर देता है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना के दे देता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन के भी सारे वर्ड का मीनिंग, क्लियर मीनिंग आना बहुत जरूरी है। देखो एक टाइम ऐसा था कि आपको मीनिंग पता है तो आप कर लेते एग्जाम, ठीक है ना। आप यदि 2012, 13, 14, 15 तक की बात करें तो ऐसा होता था आपके एग्जाम में कि यदि आपको मीनिंग पता है तो आप आंसर कर लोगे, उतना
उतना जो ऑप्शन होता था वो उतना क्लोज नहीं होता था। लेकिन आप यदि पेपर 2017, 18, 19 का देखोगे तो ना ये क्या है, इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है। इजी वर्ड्स दिए हैं लेकिन कंफ्यूजिंग दिया है, बहुत सिमिलर मीनिंग दिया है। तो यदि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर पता नहीं हो कि किस पार्लेंस में उस वर्ड को यूज़ करते हैं तो आप गलत कर बैठोगे। यदि आप रटोगे ना ओनली हिंदी, इसका हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग रट लो, तो आप गलत कर लोगे। आपने ऐसा फील भी किया होगा एग्जाम्स में, जो एग्जाम पहले दिए हैं कि ये तो ठीक था, लेकिन उसका रीज़न क्या हुआ, आपका रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि आप बस हिंदी रट के गए थे। आपने ये नहीं देखा उसकी उन वर्ड्स की एनालिसिस नहीं की, है ना, कि उस वर्ड को हम किस पार्लेंस में यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ अ फॉर्मल, वेदर इट इज़ अ ऑफिशियल, कहाँ पे किस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 2017, 18 और 19 के एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ये आप एनालिसिस करो ना। 2017, 18 का एग्जाम का पेपर आपके पास है, 2017, 15, 16 ये सब सारा मैंने आपके पेन ड्राइव में दे रखा है, इसको थोड़ा एनालिसिस करो, देखो इसको बैठ के। देखो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या मीनिंग हो जाएगा भाई, समथिंग विच हैज ब्यूटी, जिसमें ब्यूटी हो, सुंदरता हो, ब्यूटी एसोसिएटेड हो, ठीक है, सुंदरता। अब वंडरफुल पे आओ, इसका क्या मीनिंग है। देखो हम कब किस चीज को वंडरफुल कहते हैं, वंडरफुल का भी मीनिंग होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, है ना। लेकिन इसमें देखो ब्यूटीफुल मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, इस फिजिकल पार्लेंस में यूज करते हैं, फिजिकली जो अच्छा लगता है, फिजिकली, है ना। हम वंडरफुल तब बोलते हैं जब कोई चीज हमें देखने में अच्छा लगता है, ये फीलिंग है, ये फीलिंग है। ब्यूटीफुल होना वो फीलिंग नहीं है, वो दिखेगा, है ना, दैट इज अ टेंजिबल थिंग। देखो दो वर्ड है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, सुन लो, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। टेंजिबल का मीनिंग होता है जिसको आप छू के पता कर पाओ, इनटेंजिबल जिसको आप फील कर पाओ। तो जो ये वंडरफुल है वो फीलिंग है। जब आप किसी को एडमायर करते हो, जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप कहते हो वंडरफुल, ठीक है। तो ये एक तरह से फीलिंग ऑफ एडमायरेशन है वंडरफुल, बहुत अच्छा। हिंदी मीनिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन वंडरफुल कब यूज करते हैं, किस पार्लेंस में यूज करते हैं हम लोग। पार्लेंस का मीनिंग किस क्षेत्र में यूज करते हैं, कब पर्टिकुलर जगह पे यूज करते हैं, उसका मीनिंग है पार्लेंस। तो फीलिंग वंडरफुल को हम जब फीलिंग, हमारा फीलिंग में एडमायरेशन हो, जब किसी के लिए रिस्पेक्ट हो, तब हम वंडरफुल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फीलिंग है, इनटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। जबकि ब्यूटीफुल चीजें वो टेंजिबल है, वो दिखता है, फिजिकली दिखता है कि हाँ है ऐसा। फीलिंग ऑफ एडमायरेशन, एडमायरेशन जब आप किसी के लिए रिस्पेक्ट फील करते हो, आप बोलते हो अरे वाह क्या काम किया, वंडरफुल। चलो ग्रेसफुल पे आओ। ग्रेसफुल का मीनिंग होता है समवन हु इज वेरी स्टाइलिश, स्टाइलिश जो बहुत ही स्टाइलिश हो, है ना। एलिगेंट हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा हो, एलिगेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं शी इज slender, she is tall, slender and graceful, graceful जो बहुत ही कैसी हो, सुंदर दिखती हो, ठीक है ना, स्टाइलिश दिखती हो। अगली का मीनिंग क्या है, बदसूरत, जो गंदा दिखता हो, है ना। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगली, बदसूरत, ठीक है ना। विच इज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, जिसमें ब्यूटी एसोसिएटेड नहीं हो, नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखो, है ना। हैंडसम, हैंडसम हम लोग यूज करते हैं मेल्स के लिए, है ना। फीमेल के लिए कभी हैंडसम यूज नहीं करते, मेल के लिए करते हैं। जब जैसे कोई मेल है तो उसे हम कहेंगे हाँ ही इज अ हैंडसम गाय, है ना। या हम कह सकते हैं ही इज अ कूल बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय। हम ये कभी नहीं कह सकते ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय, रॉन्ग हो जाएगा, है ना, मीनिंग चेंज हो जाएगा, फीलिंग ही चेंज हो। मैंने किसी को कह दिया ना यू आर, किसी मेल को यू आर ब्यूटीफुल, समझ रहे हो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कहने वाले को लोग क्या गलत समझ लेंगे, गे समझ लेंगे, ठीक है ना। तो हैंडसम का मीनिंग होता है ये मेल के लिए यूज करते हैं जब मेल जो है ना काफी एलिगेंट दिखे, ठीक है ना, और सुंदर दिखे, तो उसको हैंडसम कहते हैं, ठीक है ना। हम उसको ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, या फिर उसको कूल भी कहते हैं, कूल बॉय, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो माइटी, माइटी का क्या मीनिंग है।
माइटी का मीनिंग है जब क्या हो, पावर एसोसिएटेड हो, जहां पे पावर एसोसिएट है बहुत ज्यादा, है ना, वो माइटी होगा. वन हु possessing ग्रेट पावर, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो, पावरफुल पर्सन, पावर, possessing ग्रेट पावर, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ, वो माइटी होगा. ठीक है ना. वीक का मीनिंग क्या, कमजोर, वन हु डोंट हैव पावर, वन हु डजंट हैव पावर, जिसके पास पावर नहीं है, डजंट हैव पावर. ठीक है. तो इसका तो माइटी का तो वीक ही हो जाएगा. देखो फोर्सफुल का क्या मीनिंग होगा, जब आप किसी को दबाव डालते हो किसी वर्क के लिए. फोर्सफुल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक समवन टू डू द थिंग. जब आप किसी को बल लगा के कहते हो कि भाई तू ये कर, उसे आप फोर्स करते हो, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुली. वो करना नहीं चाहता है लेकिन आप कह रहे हो करने के लिए, तो दैट इज फोर्सफुल. फोर्सिबल और फोर्सफुल एक ही बात है. टफ का मीनिंग जो हार्ड है, तो वीक हो जाएगा इसका आंसर. मॉडर्न, मॉडर्न का क्या मीनिंग होगा, विच इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, है ना, जो कि प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम. बंद नहीं हुआ है, जो खत्म नहीं हुआ है, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम. सुनो इस बात को ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, मतलब ये अभी एंड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम. तो अप टू डेट रहना, अप टू डेट हुए मुझे अभी चीजें पता है, तो मॉडर्न और अपडेट सेम मीनिंग जैसा हो जाएगा. एंटोनिम तो कभी नहीं होगा. रिसेंट का देखो क्या मीनिंग होता है. कोई कंफ्यूज हो सकता है कि यार मॉडर्न का रिसेंट लगा दूं क्या. रिसेंट का क्या मीनिंग होता है, हैविंग हैपेंड, जो हो चुका है. रिसेंट का मतलब जो अभी हुआ है, फिलहाल में हुआ है, लेकिन हो चुका है, खत्म हो चुका है. मॉडर्न हैपेंड, ठीक है ना. और मॉडर्न चीज ऐसी है जो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो रिसेंट कभी नहीं हो सकता इसका जो है सिनोनिम. ठीक है ना. एंटोनिम तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, हमें तो एंटोनिम ढूंढना है. तो क्या हो जाएगा एंटोनिम, कास्ट तो आप समझते हो, ठीक है ना. या कास्ट का मीनिंग ये होता है किसी चीज को बनाना, है ना. एंशियंट हो जाएगा, विच इज रिलेटेड टू पास्ट टाइम, रिलेटेड टू पास्ट टाइम, तो वो एंशियंट होता है, पास्ट टाइम. ठीक है. तो मॉडर्न का अपोजिट एंशियंट हो जाएगा. रिसेंट कभी नहीं होगा. मैंने बहुत लोगों का देखा था रिसेंट लगाया था उन्होंने. रिसेंट का मीनिंग होता है हैविंग हैपेंड, हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में हुआ है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते मॉडर्न का रिसेंट. ठीक है. मॉडर्न का अपोजिट एंशियंट. ठीक है. एक मैं तुम्हें यहां से एक और वर्ड बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आता है, रिपीट हुआ है, कंटेम्पररी. देखो कंटेम्पररी का मीनिंग होता है समकालीन. बहुत लोग इसको समझ लेते हैं मॉडर्न. नहीं, देखो मॉडर्न नहीं होगा ये. समकालीन का मीनिंग क्या है, कंटेम्पररी का क्या मीनिंग है, जैसे हम और आप कंटेम्पररी हैं, एक समय के हैं. जैसे अकबर बीरबल एक टाइम के थे, दे आर द कंटेम्परेरियंस, है ना, जो एक टाइम के हो, समकालीन हो, उसे हम कंटेम्पररी कहते हैं. ध्यान रखना इस वर्ड को, आया हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है. फोर्थ, डिवाइडेड का मीनिंग जो सेपरेटेड हो, जिसको सेपरेट किया जा चुका है, और विच इज बीइंग सेपरेटेड, जो सेपरेट होने वाला है या सेपरेट किया जा चुका है, वो होता है डिवाइडेड. यहाँ डिवाइडेड है, पास्ट फॉर्म है, तो हम कहेंगे विच इज बीइंग सेपरेटेड. ठीक है, जो अलग अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया है. तो अपोजिट क्या होगा इसका, यूनाइटेड. देखो डिग्निफाइड का क्या मीनिंग होता है. डिग्निफाइड जो वर्ड है वो डिग्निटी से बना है. डिग्निटी का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट. और डिग्निफाइड करना मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना. ठीक है ना. डिग्निफाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी को रिस्पेक्ट देना. समझ गए आप. डिग्निटी का मीनिंग रिस्पेक्ट, और डिग्निफाइड मतलब आपने उसको डिग्निफाई किया है, मतलब आपने उसको रिस्पेक्ट दिया है. समझ गए.
और इसको ऐसे भी कह सकते हैं हैविंग और शोइंग रिस्पेक्ट फॉर समवन, ठीक है। सेपरेटेड का मीनिंग अलग अलग करना, सेपरेटेड अलग किया जा चुका है, सेपरेटेड का मीनिंग ये हो जाएगा पास्ट फॉर्म है। तो आइसोलेटेड मीन्स, आइसो मीन्स होता है अकेला, आइसोलेटेड मतलब जिसको अकेला कर दिया गया, अकेला अकेला। देखो एक बात सुनो इसमें, अब जैसे मान लो कि एक ये जो है ना कोई चीज़ है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये सेपरेटेड है, लेकिन आइसोलेटेड का ये मीनिंग नहीं है। आइसोलेटेड का मीनिंग है कि एक को यहाँ पे बंद कर दिया गया। जैसे कोरोना वायरस में किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या करता है, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है, दूसरों से अलग कर लेता है, ठीक है ना। तो सेपरेटेड का मतलब होता है दोनों हो सकता है सब वहीं पे हो, सब कुछ वहीं पे हो, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड का मतलब वो बिल्कुल भी अलग है, दूसरों से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आइसोलेटेड, समझ गए। चलो सुपीरियरिटी पे आ जाओ। सुपीरियरिटी जो वर्ड बना है वो सुपीरियर से बना है। सुपीरियर, सुपीरियर कौन होता है? सुपीरियर वो हो सकता है जो या तो आपसे ओल्ड हो, ओल्ड एज हो और वो सुपीरियर हो, या जो प्रोफेशनली आपसे पहले कहीं किसी चीज को ज्वाइन कर चुका है, किसी कंपनी को ज्वाइन कर चुका है, ठीक है ना, तो वो आपसे सुपीरियर है, ठीक है ना। तो ये सुपीरियरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, या तो आपसे वो ओल्ड हो या फिर जो आपसे पहले ज्वाइन हो चुका है, वन हु ज्वाइंड बिफोर यू, है ना, तो वो आपसे सुपीरियर होगा। एक्चुअल में सुपीरियरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंस। मान लो कि आपसे कोई पहले अपॉइंट हुआ है एसआई, तो वो आपसे ज़्यादा चीज़ें जानता है, ज़्यादा चीज़ें समझता है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा एक्सीलेंसी है, ठीक है, एक्सीलेंस, तो वो सुपीरियर होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो एक बात, सुपीरियर और सीनियर एक जैसा साउंड करता है, ठीक है ना, लेकिन सुपीरियर में क्या है? एक्सीलेंस। यदि किसी चीज में, चलो तुम इसको ना एक चीज करो, ओल्ड एज ये तो हटा ही दो, चलो तुम इसको ऐसे याद रखो, बस ऐसे याद रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तुम इसको ऐसे याद रखो आप लोग कि जब कोई बहुत ही ज्यादा जिसमें एक्सीलेंस है, ठीक है, एमिनेंट है, वो सब उसको जानते हैं, उसकी कला के लिए जानते हैं या उसके ब्रेन के लिए उसे जानते हैं, तो वो सुपीरियर माना जाएगा उसे, सुपीरियरिटी, है ना, एमिनेंस, ठीक है ना, समझ गए। सुपीरियरिटी सीनियरिटी डिफरेंट है। फिर सुनो, सुपीरियर ऐसा हो सकता है कोई जो आपसे सीनियर हो, लेकिन हर सीनियर सुपीरियर नहीं होता, ठीक है ना। सुपीरियर है इसका मतलब ही हैज एक्सीलेंस, he is the eminent person। eminent मतलब जो सब उसे जान रहे हो कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत आगे है, ठीक है। सीनियर का क्या मीनिंग है? जो आपसे पहले या तो ज्वाइन किया है या आपसे ओल्ड है, ठीक है ना, लेकिन इसका कहीं भी मीनिंग इसमें एक्सीलेंस नहीं कि आपसे ज़्यादा एक्सीलेंट है, आपसे ज़्यादा उसके पास एक्सीलेंसी है, वो आपसे अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ठीक है ना। सीनियर है मतलब आपसे पहले उसने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, ओल्ड है आपसे, तो वो सीनियर है। जूनियर जो आपसे नया है, यंगर है। इन्फीरियर, इन्फीरियर देखो, जब एक्सीलेंस होता है तो सुपीरियर, और जब कोई एक्सीलेंस नहीं होता है, नो एक्सीलेंस, नो एक्सीलेंस, तो वो कैसा है? इन्फीरियर। जब उसमें कोई अच्छाई नहीं है तो वो इन्फीरियर है। तो सुपीरियर का अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। अर्बैनिटी जो वर्ड है वो रिलेटेड है अर्बन, मतलब शहरी क्षेत्र में रहने वाले। अर्बैनिटी मतलब अर्बन, जो अर्बन है, जो शहरी क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्रों के हैं, तो दे आर द अर्बन, समझ गए। एक्स सुपीरियर इन्फीरियर से रिलेटेड है, क्योंकि सुपीरियर में एक्सीलेंसी है, इन्फीरियर में एक्सीलेंसी नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। और सीनियर जूनियर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सीनियर एंड जूनियर, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ से और कह दूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, देखो हमेशा ये याद रखना, सीनियर और जूनियर, जूनियर जूनियर सीनियर और जूनियर जब भी आता है तो वो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में आपको दे देते हैं दैन, ही इज सीनियर दैन मी और ही इज जूनियर दैन मी, ठीक है ना। दैन नहीं लगता है, टू लगता है, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी। जब भी किसी वर्ड के आगे ओ आर लगा रहता है तो आगे उसके प्रीपोजिशन टू आता है, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बहुत
बार पूछा गया है, बहुत टाइम पूछा गया है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखना। चलो, तो ऐसे ही अब 2017 का हम देखते हैं। मेरा जो मेन मकसद है ये पूरा आपको 2017, 2015, 2014, 12 तक का करवाने का ये रीज़न क्या है कि आप समझो कि वर्ड जो है ना रिपीट हो रहा है होगा, ठीक है, वर्ड रिपीट होता है, ठीक है ना। ऑप्शंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस बात को यदि आप एनालिसिस कर लोगे ना कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन जो है ना वो चेंज कर रहा है, तो भाई इंग्लिश में ना आप आराम से 45 ले आओगे, ठीक है, आराम से 45 लिया जा सकता है, थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए बस, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस आपके पेन ड्राइव में है, ठीक है, आप उन सारे वर्ड को कर लो, ठीक है, बस काफ़ी है, उसी को बार बार करो, बार बार करो, आप एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को आप अपने पेन ड्राइव से करो। जिनके पास पेन ड्राइव नहीं है वो हमारा पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे और चीज़ों को जानने के लिए हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेन ड्राइव जो है अब आज के बाद, अभी तक तो हम लोग 16 GB वाला दे रहे थे, अब 32 GB वाला हम लोग पेन ड्राइव देंगे, क्योंकि चीज़ें अब उसमें इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो 32 GB का पेन ड्राइव आपको मिलेगा, ठीक है। इसका फ़ी 4200 है, ठीक है। फ़ी अभी भी हमने उतना ही रखा है, हमने बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं किया है, इस सेशन तक नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इस पेन ड्राइव में क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस वीडियो के फॉर्म में समझा के और एनालिसिस करके वो दिया होगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है, ताकि आप उनको एक पर्टिकुलर टाइम में करके ख़त्म करके अपना क्वालिफाई कर लो एग्ज़ाम। क्योंकि देखो अब ड्यूटी भी करना है, एग्ज़ाम भी देना है। अब घर आओगे तो आप कहोगे कि टाइम नहीं मिलता है सर, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर घर में फिर फैमिली है, टाइम कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बस इतना करो, आप इस पेन ड्राइव के कोर्स को पूरा कर लो, ठीक है। इसी में से मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी, इसी को एनालिसिस करके पढ़ लो, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आराम से 170, 175 तक ले आओगे, ठीक है। तो ये जो पेन ड्राइव कोर्स है इसमें आपका पूरा सिलेबस होगा वीडियो के फॉर्म में, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज हमने पूरा 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जिस तरह के क्वेश्चंस आए सारा हमने उसमें डाल रखा है, ठीक है। जो पहले के क्वेश्चन हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, लेकिन हाँ वो क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस यदि कर लेते हो तो काफ़ी है 170, 75 लाने के लिए, ठीक है। देखो इसको आप कहाँ चला सकते हो, अपने फ़ोन में चला सकते हो, मोबाइल, ठीक है ना, वहाँ पे चला सकते हो। मेनली हमने इसको मोबाइल के लिए ही डिज़ाइन किया कि आप अपने मोबाइल में लगाओ और चलाओ, ठीक है। अदरवाइज़ ये लैपटॉप में भी चलाया जा सकता है, टीवी में भी चला सकते हैं आप, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी डिवाइस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव कहाँ से लोगे, तो आप हमारे डिलीवरी सेंटर पे आके ले सकते हो। महिपालपुर में हमारा एक सेंटर है, साकेत में सेंटर है, कालिंदी कुंज जो मेट्रो गेट है वहाँ पे हमारा एक डिलीवरी सेंटर है। तो कहीं भी आप आके ये पेन ड्राइव जो है ले सकते हो, ठीक है। और मोर देन एनफ है ये पेन ड्राइव यदि आप पूरा कर लेते हो। प्लस जब आप पेन ड्राइव लेते हो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं, उसके थ्रू भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते रहते हैं, हर वीक टेस्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी आपके यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है तो बहुत आगे लेके चला जाएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं 120, 130 तक ला सकता हूँ तो आपको काफ़ी इन्हेंस कर देगा, 170, 175 पे ला देगा, ठीक है। तो इतना ये हेल्पफुल होगा आपके लिए पेन ड्राइव। जो स्टूडेंट दिल्ली में नहीं रहते हैं और दिल्ली से बाहर रहते हैं और पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो वो हमें ऑनलाइन पेन ड्राइव मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेन ड्राइव मंगवाने के लिए क्या है कि पहले आपको फ़ी पे करना होगा 4200, ठीक है। फ़ी जो है आप फ़ोनपे, गूगल पे, इस नंबर पे कर सकते हो, या ये ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल यूज़ करके आप फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो। फ़ी डिपॉजिट करने के बाद क्या करना है कि आपको फ़ी का रिसिप्ट, ठीक है, प्लस अपना कंप्लीट एड्रेस विद नेम, प्लस फ़ोन नंबर, आपका पिन कोड बिल्कुल भी करेक्ट लिखना, पिन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ताकि आपको जो डिलीवरी करने वाला होगा वो आपको कांटेक्ट कर ले इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। और यदि आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में किस तरह का OTG यूज़ होता है, मतलब माइक्रो OTG यूज़ होता है या C टाइप का आप केबल यूज़ करते हो, ठीक है। और यदि आप जो चार्जर होता है वो आपका माइक्रो OTG है या C टाइप है,
तो वो टाइप आप लिख के भेज दोगे। यदि आपको नहीं पता तो आप क्या करना, उसका पिक ले लेना, वो जो पिन मोबाइल में इंसर्ट करते हैं ना उसका फोटो ले लेना। चौड़ी पिन वाला जो होता है उसे सी टाइप कहते हैं, पतली पिन वाले को माइक्रो ओटीजी कहते हैं, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जो है हमें जैसे ही व्हाट्सएप करोगे 9205330671 पर, ठीक है, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, ऑर्डर नंबर चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको पैकिंग डिटेल जाएगा। जब आप पैकिंग डिटेल को अप्रूव कर दोगे कि सर हाँ हमारा सारा जो एड्रेस लिखा हुआ है एनवेलप पे ठीक है, तो हम उसको सेंड करेंगे और उसका ट्रैक नंबर आपको दे देंगे, ट्रैक नंबर, जिससे आप अपने मोबाइल पे ट्रैक कर सकते हो कि मेरा पैकेट कहाँ है, ठीक है। विदिन 3 to 5 डेज आप तक आपका पेन ड्राइव पहुँच जाएगा, ठीक है। और आपको जो है आपके पर्टिकुलर ग्रुप में CSF LDC ASI 2019 और 20 वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी C9 में चल रहा है एडमिशन, ठीक है ना, CSF ग्रुप C9 में, तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। और उसके थ्रू आप जो है एक्स्ट्रा हर वीक जो हम लोग टेस्ट करते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं तो वो सब भी उसके थ्रू आप करते रहना, ठीक है। तो ये मोर देन एनफ होगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। रोशन सर मिलेंगे, रोशन सर रिसीव करें, हो सकता है कभी कभी मैं भी कर लूँ, या फिर मैक्सिमम रोशन सर उठाते हैं, तो आपको यदि कोई डाउट होगा आपका तो वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ कहाँ से आया है, कैसे कैसे आया है, और वो सारा आपके पेन ड्राइव में होगा, वहाँ से आप सारा जो है पढ़ें, रिवाइज करें। मैंने टेक्निक भी बता रखा है कैसे आपको पेन ड्राइव से मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम को कैसे याद रखना है, सारा सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको कभी लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं चला, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, अपने ग्रुप में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने वो बताया हुआ है जब भी सिनोनिम पढ़ाया होगा, एंटोनिम पढ़ाया होगा, कि कैसे याद रखते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।